नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनों का इतिहास में। मैं अंशदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ खटीमा के जाने माने इतिहासकार, कवि, साहित्यकार डॉक्टर राज सक्सेना जी हैं, मेरे अंकल, जिनके बाल साहित्य के ऊपर पीएचडी, 2 एमफिल और पता नहीं क्या क्या कितनी उपलब्धियां हैं अंकल के पास। मैं शायद बताता चलूंगा और वो समय कम पड़ जाएगा हमारे पास। तो मैं अंकल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर वीडियो में, हर एपिसोड में हमें समय दे रहे हैं, हमारे लिए इतना कुछ समय निकालते हैं अपने इतना व्यस्त समय में से। मैं अंकल का हमेशा हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता रहूंगा। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो पिछली वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप ये जान सके कि हमने पिछली वीडियोस में किन विषयों पर चर्चा करी है। और अगर आप उस इस वीडियो को देखने से पहले देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इस वीडियो में। अगर आप खाली इसी वीडियो को देखेंगे तो आप शायद इस वीडियो को ना समझ पाए, इस वीडियो के विषय को पूरी गहराई से नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप पिछली पुरानी वीडियोस हमारी नहीं देख लेते। तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए, फिर आज की वीडियो को देखिएगा, और आप लिंक कर पाएंगे आज की वीडियो के साथ हमारी कि हमने किस विषय पे आज चर्चा करी। जैसे हम आज अंकल के पास हम फिर आए हैं। अंकल के पास जो इतिहास का खजाना है, उस खजाने में से आज जानते हैं आज अंकल हमको क्या सुनाएंगे। तो अंकल, आज आप किस विषय पर आज आप चर्चा करेंगे? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार अंश जी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपने इस काम के लिए चुना है। मैं आज खटीमा नगर के इतिहास के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन किसी भी शहर का इतिहास उसके आसपास के क्षेत्र के और बिना संदर्भों के अगर किया जाए तो एक बड़ी नीरसता और उत्कंठा के बिना वाली एक बात हो जाती है। ऐसे में हम इस शहर के बारे में, जो आज एक शहर हो चुका है और कभी मात्र कुछ झोपड़ियों का एक गांव हुआ करता था, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले, चूंकि हम कुमाऊं में रहते हैं, इसलिए कुमाऊं के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जानी चाहिए। हालांकि खटीमा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कभी भी कुमाऊं के अधीन नहीं रहा अंग्रेजों से पहले। कभी थोड़ा बहुत आने जाने के रास्तों पर और उन पर जो है वो उनका कुमाऊं के चंद राजाओं का रहा हो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। चंपावत में कुमाऊं के राजाओं का मुख्यालय होता था और मुख्यालय की स्थिति ये होती थी कि ये क्षेत्र जो तराई का क्षेत्र था, ये एक तरह से परित्यक्त था और इसमें बहुत बुरी तरह से जंगल उगे हुए थे जो उस कुमाऊं राज्य की रक्षा करते थे। इसी में धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि नेपाल की ओर से थारू लोगों का आगमन इधर हुआ। तो इस संदर्भ में एक बार हम फिर सुगौली संधि की तरफ चलेंगे, क्योंकि 1790 में नेपालियों ने शारदा नदी पार करके और कुमाऊं राज्य पर और उसके बाद फिर उत्तराखंड पर, पूरे उत्तराखंड पर और हिमाचल प्रदेश के बाशहर तक कब्जा कर लिया था। इसमें देहरादून से लेकर खटीमा तक उनके कब्जे में आ गया था। जब उन लोगों के शासनकाल में बहुत तरह की अव्यवस्थाएं हुई। हरिद्वार में कुमाऊं और गढ़वाल की महिलाओं की मंडियां लगने लगी और
मतलब अब नेपाली शासन के बारे में बहुत अजीब अजीब तरह की बातें कही जाती हैं। तो इस अव्यवस्था की वजह से यहाँ के लोगों ने और उत्तराखंड के दोनों कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं ने जो है वो अंग्रेजों से निवेदन किया कि वो उनकी सहायता करें, और 1814 में अंग्रेजों ने देहरादून से लेकर के और काशीपुर तक लड़ाई शुरू की। कुमाऊं के लिए काशीपुर को बेस कैंप बनाया गया और गढ़वाल के लिए देहरादून को बेस कैंप बनाया गया। हालांकि पूरी लड़ाई हुई थी काठमांडू पर कब्जे के लिए और दूसरी तमाम सारी बातों के लिए। तो पूरी तराई में जब बिहार से लेकर के और हिमाचल तक एक लड़ाई हुई, तो इसमें जो है वो जब नेपाली अंग्रेजों से हारने लगे तो एक संधि की बात हुई। संधि की बात करने में जो है वो नेपाल की ओर से तीन को सरकार की तरफ से राजगुरु गजराज मिश्र जिनके सहायक चंद्रशेखर उपाध्याय थे ने तीन को सरकार की ओर से और कंपनी की ओर से, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेड शाह ने हस्ताक्षर किए 2 दिसंबर 1815 को। तीन को सरकार ने अनुमोदन करके अपने क्षेत्र का बहुत सारा हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया। ब्रिटिश इस संधि के अनुसार नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश भारत में शामिल करके काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति और ब्रिटेन की सैन्य सेवा में गोरखाओं को भर्ती करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही इसके द्वारा नेपाल ने अपनी किसी भी सेवा में किसी अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार भी खो दिया था। इससे पहले कई फ्रांसीसी कमांडरों को नेपाली सेना को प्रशिक्षित करने के लिए तैनात किया जा चुका था। संधि के तहत नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा गंवा दिया, जिसमें नेपाल के राजा द्वारा पिछले 25 साल में जीते गए क्षेत्र जैसे कि पूर्व में सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल की राजशाही, दक्षिण में तराई का अधिकतर क्षेत्र शामिल था। तराई भूमि का कुछ हिस्सा 1816 में ही नेपाल को लौटा दिया गया था। मिथिला का क्षेत्र एक क्षेत्र था जो इसको लौटा दिया गया था। 1860 में तराई भूमि का एक बड़ा हिस्सा, जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि 4 जिले जो है वो 1857 में अंग्रेजों की सहायता करने के एवज में अंग्रेजों ने इनको दे दिए थे और वो नेपाल के पास को फिर से लौटा दिए गए। दिसंबर 1923 में सुगोली संधि को अधिक्रमित कर सतत शांति और मैत्री की संधि में प्रोन्नत किया गया और ब्रिटिश निवासी के दर्जे को प्रतिनिधि से, जो एक ब्रिटिश एजेंट रहता था वहां पर, उसको जो है राजदूत का दर्जा दे दिया गया। 1947 में भारत आजाद हुआ तो 1950 में भारत और नेपाल ने एक नई संधि पर 2 स्वतंत्र देशों के रूप में हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नए सिरे से स्थापित करना था। 2 साल लंबे चले ब्रिटिश नेपाली युद्ध को खत्म करने के लिए 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा राजशाही ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत मिथिला क्षेत्र का एक हिस्सा भारत से अलग होकर नेपाल के अधिकार क्षेत्र में चला गया। इस भाग को नेपाल में पूर्वी तराई का मिथिला कहा जाता है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो एक ओली
प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिथिला हमारे उसमें है और सीता यहीं पैदा हुई और अयोध्या भी यहीं है, वो सारा इसी क्षेत्र का जिक्र है। ठीक ठीक ठीक। इन क्षेत्रों पर नेपाल ने पिछले 25 वर्षों के दौरान विजय प्राप्त की थी, जिन्हें संधि के बाद भारत को वापस लौटाया गया। 1814 में अंग्रेजी गोरखा युद्ध छिड़ने पर ब्रिटिश सेना ने काशीपुर में पड़ाव डाला था और कुमाऊं क्षेत्र के अपने सभी अभियानों के लिए इस नगर का प्रयोग आधार पड़ाव के रूप में किया था। 10 जुलाई 1837 को काशीपुर को मुरादाबाद जनपद में शामिल किया गया और फिर 1944 में बाजपुर, काशीपुर तथा जसपुर नगरों को काशीपुर नामक एक परगना में पुनर्गठित किया गया। काशीपुर को बाद में संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के तराई जनपद का मुख्यालय बनाया गया। 1891 में नैनीताल तहसील को कुमाऊं जनपद से स्थानांतरित कर, अल्मोड़ा से स्थानांतरित कर कुमाऊं जनपद के रूप में तराई के साथ मिला दिया गया और इसके मुख्यालय को काशीपुर से नैनीताल ले जाया गया। 1891 में ही कुमाऊं और तराई जनपदों का नाम उनके मुख्यालयों के नाम पर क्रमशः अल्मोड़ा तथा नैनीताल रख दिया गया और काशीपुर नैनीताल जनपद में एक तहसील तथा परगना भर रह गया। 1790 में अल्मोड़ा के पतन के बाद उसने रुद्रपुर और उससे पूर्व की ओर स्थित क्षेत्रों को अवध के नवाब को फिर वापस कर दिया गया था, जिनका आधिपत्य इन क्षेत्रों पर 1801 में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। 1837 में रुद्रपुर को रुहेलखंड के कलेक्टर के अधीन कर दिया गया। 1858 में इसे कुमाऊं डिवीजन के तहत लाया गया, लेकिन 1861 में इसे वापस रुहेलखंड मंडल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही साथ पूरा का पूरा खटीमा क्षेत्र भी आता जाता रहा। 1864-65 में पूरे तराई भावर को तराई और भावर सरकारी अधिनियम के तहत रखा गया, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे नियंत्रित किया जाना था। 1891 में तराई जनपद को समाप्त कर दिया गया और रुद्रपुर को नवनिर्मित नैनीताल जनपद में डाल दिया गया। स्वतंत्रता के बाद रुद्रपुर और नैनीताल जनपद के अन्य हिस्से संयुक्त प्रांत में ही मिले रहे, जिनका नाम बाद में उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। 1816 में गोरखाओं को परास्त करने के बाद गार्डनर को कुमाऊं का आयुक्त नियुक्त किया गया, अल्मोड़ा का। बाद में जॉर्ज विलियम ट्रेल ने आयुक्त का पदभार संभाला और 1834 में हल्दूवनी, हल्दू पेड़ होता है ना पीले रंग का, जी, जी, उसके वनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र था वो हल्दूवनी कहलाता था। ठीक है। का नाम हल्द्वानी रखा। अच्छा, तब उसका नाम हल्दूवनी से हल्द्वानी पड़ा। हल्द्वानी। अच्छा। ब्रिटिश अभिलेखों में से हमें यह भी ज्ञात होता है कि इस स्थान को 1834 में एक मंडी के रूप में उन लोगों के लिए बसाया गया था जो शीत ऋतु में भाभर आया करते थे, पहाड़ से उतर के भाभर आया करते थे। प्राचीन शहर जो अब वर्तमान हल्द्वानी है ये नहीं था। अच्छा। वर्तमान हल्द्वानी जो है वो उसके 8-10 किलोमीटर पहले किच्छा की तरफ मोटा हल्दू नाम का एक गांव है जी, वहां पर हुआ करता था। अच्छा। उस समय वहां केवल घास के घर थे। 1850 के बाद ही ईंट के घरों का निर्माण शुरू हो पाया। 1831 में नगर का पहला अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल, इस पूरे क्षेत्र का अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल 1831 में हल्द्वानी में खोला गया। 1899 में यहां तहसील कार्यालय खोला गया। हल्द्वानी में 1899 में तहसील कार्यालय खोला गया और ये भाभर का जो पहाड़ की बेल्ट का तराई और पहाड़ के बीच का जो क्षेत्र था भावर, उसका मुख्यालय बनाया गया।
बाजपुर से लेकर खटीमा तक के क्षेत्र को तराई नाम दिया गया ठीक। और इसका तहसील मुख्यालय किच्छा बनाकर तहसील का दर्जा देकर कोसी नदी से और शारदा नदी तक का क्षेत्र इसके अधीन कर बाजपुर, सितारगंज, खटीमा को सब तहसील का दर्जा देकर पेशकारी क्षेत्र के नाम से दिया गया। मतलब तहसील नहीं, पेशकारी कहलाती थी। किच्छा तहसील होती थी और उसकी पेशकारियां बाजपुर से लेकर के और खटीमा तक होती थी। ठीक। इस पेशकार को जो नायब तहसीलदार रैंक का होता था, पूरे अधिकारों के साथ नियुक्त किया जाता था। इससे पहले खाम मोहरिर हुआ करता था जो इसको कद देखा करता था। 1905 में खटीमा की सब तहसील की बिल्डिंग बनी और 60 के दशक में इसे पूर्ण तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ। 1960 में 60 के दशक में खटीमा को तहसील पूर्ण से बना दिया गया। तहसील भवन के बाद शहर में खटीमा में सरकारी बिल्डिंगों का निर्माण शुरू हुआ, थाना बनता गया और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी। इसी बीच लोया हेड में पावर हाउस का निर्माण और सर्वे शुरू हुआ और एक क्षेत्र वहाँ इस तरह का पाया गया कि जो जमीन से बहुत ऊंचाई से पानी उसमें गिरता था। तो उस क्षेत्र को डेवलप करके बनबसा से में एक बांध बना करके शारदा नदी के ऊपर और उसको वहाँ पर शारदा नदी का पानी ला करके वहाँ डाला गया नीचे और उसको नहर के रूप में जो है वो सिंचाई के लिए काम में लाने के लिए उत्तर प्रदेश के और क्षेत्रों में भेज दिया गया। इससे जो है वो खटीमा नगर में बहुत सारे मजदूर आए और बहुत सारे विकास के काम भी शुरू हुए और इस तरह से धीरे धीरे करके जो है ये 1950 में बनना शुरू हुआ और 1956 में इसका उद्घाटन हुआ। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जो इसको बनते हुए देख सका और इसका उद्घाटन भी मेरे सामने ही हो पाया। लोहिया हेड पावर हाउस। हाँ जी, इसकी वजह से जो है वो खटीमा में बिजनेस बहुत, अब चूंकि वहाँ पर हजारों लोगों की वो थी को रोजगार मिला, नौकरियां मिली, तो उससे जो है वो खटीमा रेलवे स्टेशन था, यहाँ ये उतरना पड़ता था। रोड हेड खटीमा था, यहाँ उतरना पड़ता था। तो इस वजह से जो है वो खटीमा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया। तो अंकल ये खटीमा का स्टेशन किस सन में बना था? खटीमा का रेलवे स्टेशन के बारे में मैं आपको रेलवे लाइन के बारे में पूरी बाद में बताऊंगा। हालांकि ये 1912 में रेलवे लाइन शुरू हो गई थी यहाँ, तो उससे 10-15 तो नहीं, 5-7 साल पहले तो प्रोजेक्ट शुरू हुआ ही होगा। शारदा सागर जो है बाइफर्केशन नाम से है। ये इस शारदा सागर की भी एक अलग कहानी है। आपने देखा होगा कि सारे के सारे बांध जो होते हैं वो दक्षिण की तरफ होते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ हुआ करते हैं पानी को रोकने के लिए। यह बिल्कुल उल्टा है। इसमें उत्तर की तरफ दीवार बनाई गई है पानी को रोकने के लिए। कारण एक बहुत ऊंचाई वाला एरिया जो है वो दक्षिण की तरफ था, जिससे ये पूरब की तरफ को बहने लगी थी शारदा। तो वहां से होकर के बाइफर्केशन पे इसका हेड बनाया गया और उत्तर की तरफ जो है वो मेला घाट से लेकर के और आगे तक बाइफर्केशन तक वो उसका बांध बनाया गया।
ये एशिया का पहला मिट्टी का बांध था। एशिया का पहला मिट्टी का बांध था हमारे क्षेत्र में है। जी। ये तो और अब देखिए, खटीमा वहां तक सामान पहुंचाने के लिए फिर खटीमा का उत्थान हुआ। रेल हेड यहां था, यहां से एक ट्रॉली की वो जो है वो लाइन जो है वो बाइफरकेशन तक बिछाई गई जी। सामान यहाँ आता था, ये वहाँ के कर्मचारी इसमें आते थे, और एक डीजल इंजन के साथ, क्रूड ऑयल के इंजन के साथ जो है वो कुछ छोटी छोटी ट्रॉलियां जो है वो उनको भर करके ले जाती थी वहाँ पर आदमी वो करने के लिए। बड़ी बड़ी मशीनें पहुंचाने के लिए सड़क बनी। खटीमा लगातार विकसित होता चला गया और कुछ दिनों में जो है वो खटीमा एक शहर का रूप ले लिया। टनकपुर जाने के लिए बहुत जरूरी सड़क थी जो केवल न्यूरिया तक बनी हुई थी, खकरा नदी के पार तक। वहां से बस जो है वो उससे सवारियां उतरती थी और इधर खड़ी बस पर बैठ करके और फिर वो इधर आती थी। जब बूढ़ा का पुल भी बाद में बना, इस तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते चले गए। उसके बाद फिर नानक मता बना, नानक सागर। नानक सागर हालांकि लेटेस्ट था, उससे ये नानक मता और सितारगंज की साइड की सड़कें वड़कें बनी और उधर का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह का बहुत कुछ, और ये सब लगभग मेरा देखा हुआ है। मैं वो सौभाग्यशाली हूं जिसने अपनी आंख से खटीमा शहर को चंद बिल्डिंगों से आगे बढ़ते हुए देखा और आज इस स्थिति में है। मैं समझता हूं कि आज का एपिसोड अगर यही खत्म किया जाए तो फिर अगली बार हम किसी और एपिसोड को लेकर के बात करेंगे। अगली बार संभव है कि हम लोग खटीमा शहर के बारे में किस तरह से उसने ग्राम सभा से लेकर के और एक नगर पालिका परिषद तक की यात्रा की है, उसके बारे में वो आपको बताऊंगा। मेरा ये सौभाग्य है कि इसको वहां तक भी मैं शुरुआत भी लगभग मैंने ही की और मतलब ये अभी तक का जो एपिसोड है वो मैं देख रहा हूँ। जी जी जी। अगली बार फिर मिलते हैं। जैसा कि अंकल हमने पिछली वीडियो में जाना कि यहाँ पर जो पहले से लोग रह रहे थे वो थारू थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आके जब उनकी नेपालियों और उनकी लड़ाई हुई, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स के हिस्से में ये सब कुछ आ गया, उन्होंने काम डेवलपमेंट का शुरू किया यहाँ पर अपने हिसाब से। तो फिर जो लेबर आई वो सब बाहर से आई। उसके बाद खटीमा में फिर जब बढ़ने लगी जनसंख्या तो एक उस तरीके से खटीमा का विकास होना शुरू हुआ। चलिए अंकल, मैं समझता हूँ आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर हम चर्चा करने बैठेंगे तो शायद पूरी रात ही कम पड़ जाएगी। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे यही एक और गुजारिश है, फिर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था थारुओं का इतिहास और उसमें हमने जाना था थारू कैसे आए, कैसे उनका यहाँ पर बसना शुरू हुए, कैसे उनका डेवलपमेंट शुरू हुआ। और इस वीडियो में हमने जाना खटीमा का कैसे एक छोटे से क्षेत्र से हुआ, 4-5 झोपड़ी हुआ करती थी जैसा अंकल ने बताया। कुछ बिल्डिंग्स जब ब्रिटिशर्स आए तो बिल्डिंग्स बननी स्टार्ट हुई। ये सब चीजें हमने जानी। तो हमारी जो वीडियो का मेन विषय था आज खटीमा की शुरुआत कैसे हुई, खटीमा डेवलप होना कैसे शुरू हुआ, वो हमने आज विशेष इस टॉपिक पर ज्यादा चर्चा करी है। और ये टॉपिक अभी कंटिन्यू रहेगा अगली वीडियो तक। बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल अपनों का इतिहास में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि हम इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा फैला सके, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस वीडियो को देखें
ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने क्षेत्र, अपने इतिहास के बारे में जान सके और अपनों से जुड़ सके। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।